स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि आयरी के घर के ऊपर आग लग जाती है। जो आग लगी हुई देखकर सातरो ही वहाँ पे पहुँचता है और उसको पता चलता है कि आयरी अभी भी घर के अंदर ही है। तो हम लोग होते हैं सातरो खुद आयरी को बचाने के लिए घर के अंदर घुस जाता है और थोड़ी देर बाद उसको आयरी मिल भी जाती है जो कि बेहोश होती है। तो हम लोग होते हैं सातरो आयरी को उठाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और उसको उठाने की भी कोशिश करता है कि आयरी प्लीज़ होश में आओ। तभी आयरी थोड़े से होश में आती है और वो अपनी जेब में से फ़ोन निकालकर सातरो की पॉकेट के अंदर डाल देती है। तभी वहाँ पे उनका मैनेजर आता है और सातरो को बोलता है कि तुम अकेले इसको बाहर नहीं निकाल पाओगे। और हम लोग होते हैं वो सातरो की मदद करता है आयरी को बाहर निकालने में। थोड़ी देर बाद वो सातरो को बोलता है सातरो अब तुम पीछे के रास्ते से निकल जाओ, मैं इसको बाहर लेकर जाता हूँ, वरना बाहर जो पुलिस वाले खड़े हैं वो तुम्हारे से फालतू में सवाल करेंगे और तुम्हें पकड़ लेंगे। उसके बाद हम लोग होते हैं सातरो बाहर आ जाता है और वो सोचने लगता है कि आयरी को कोई भी मारने की कोशिश क्यों करेगा। तभी वो अपनी जेब में देखता है कि आयरी का फ़ोन होता है और उसको वो मैसेज दिख जाता है जो कि सातरो की मॉम के नंबर से आयरी को आया था। तो सातरो समझ जाता है कि उस बंदे ने जिसने भी आयरी को मारने की कोशिश की है उसने मेरे को फंसाने की कोशिश की थी। शायद तभी आयरी ने अपना फ़ोन मेरी जेब में डाल दिया ताकि जब बाहर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करें तो उनको ये फ़ोन और टेक्स्ट ना मिले, वरना सब लोग मेरे ऊपर ही शक करेंगे। तभी हम लोग होते हैं सातरो समझ जाता है कि शायद उसी बंदे ने मेरी मॉम को मारा जिसने आयरी को मारने की कोशिश की है। मुझे या तो उसको पकड़ना होगा या फिर पुलिस वाले मुझे पकड़ लेंगे। उसके बाद हम लोग इतने सातुर अपनी मॉम के पास जो उसको चिट मिली थी उस चिट पे एक नंबर लिखा होता है, उस नंबर पे फ़ोन करता है और वो जो सामने बंदा होता है वो बोलता है तुम सच में सातुर फुजिनो मो, मुझे तुम्हारे कॉल का इंतजार था, चलो हम मिलते हैं। उसके बाद हम लोग वो आदमी सातुर से मिलता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम सावादा है, मैं तुम्हारी मॉम के साथ एशिकारी टीवी में काम करता था। तुम्हारी शक्ल देख के मुझे विश्वास हो गया कि तुम सातुर फुजिनो मो, क्योंकि तुम्हारी शक्ल तुम्हारी मॉम से काफ़ी ज़्यादा मिलती है। तभी सातुर को याद आता है कि ये तो बंदा वही है जो कि मेरी मॉम के साथ रिपोर्टिंग वाले टाइम पे काम करता था और कायो के केस में मेरे मॉम के साथ काम कर रहा था। तभी वो बंदा सातरो को बोलता है तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, मैंने ना तो तुम्हारे बारे में टिप दी है पुलिस को और ना ही मैंने तुम्हारे ऊपर शक कर रहा हूँ। तो सातरो बोलता है कि लेकिन तुम मेरे ऊपर शक क्यों नहीं कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अपनी मॉम को नहीं मारा होगा। तो वो बोलता है कि मैं बिल्कुल विश्वास कर सकता हूँ, क्योंकि जिस तरीके की तुम्हारी मॉम थी वो अपने बेटे को मर्डर कभी बना ही नहीं सकती। तभी हम लोग होते हैं सातरो उसको उसके नंबर दिखाता है कि मेरे को मेरी मॉम के पास तुम्हारे नंबर मिले, क्या तुम्हारी बात हुई थी मेरी मॉम से। तो वो बताता है कि उसकी मॉम के साथ क्या बात थी। तो हम लोगों को दिखाया जाता है कि जिस दिन उसकी मॉम का मर्डर हुआ था उसी दिन शाम के टाइम पे सातरो की मॉम ने उसको फ़ोन किया था सावादा को और बोला था तुम्हें 18 साल पहले वाला केस याद है कायो का। तो सावादा बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, जिसके अंदर शिरातोरी को मौत की सज़ा सुनाई गई थी, उम्र कैद की, मतलब मौत की नहीं। और तो सातोरू की मॉम बोलते हैं कि मुझे पता है कि शिरातोरी असली कल्प्रिट नहीं था, मैं असली कल्प्रिट को जानती हूँ, तुम मुझसे मिलो और मैं तुम्हें बताऊंगी। तो सावादा बोलता है कि उसके बाद मैं तुम्हारी मॉम से मिल ही नहीं पाया, वरना मैं कल्प्रिट का नाम पूछ लेता, मुझे उससे फ़ोन पर ही पूछ लेना चाहिए था। जहाँ तक कि मुझे पूछ केस के बारे में याद है, कायो को उसकी मॉम ने मारा था 2 मार्च की रात को और पीट कर उसको स्टोर रूम के अंदर डाल दिया था, जिसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ के अंदर पड़ी रही थी ठंड के अंदर। उसके बाद कायो का किडनैप हुआ था 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में। तो जब कायो की मॉम ने 12:30 बजे स्टोर रूम चेक किया तो उसको मिल ही नहीं कायो। तो इस बाद उसने हमारी मॉम को भी कॉल किया, लेकिन तुम्हारी मॉम के पास भी कायो थी नहीं। उसके बाद पता चलता है कि शिरातोरी ने यानी कि यूकी ने किडनैप किया था कायो का, क्योंकि उसके फुटप्रिंट्स मिले थे उसके जूतों के कायो के स्टोर रूम के पास में। जहाँ तक कि पुलिस वालों ने अंदाज़ा लगाया शिरातोरी ने यानी कि यूकी ने कायो को किडनैप किया होगा और उसके कुछ फोटोज़ खींचे होंगे अश्लील। उसके बाद उसने उसको पीट कर एक कमर्शियल फ्रीज में लेके गया होगा, जिसके बाद उसने उसके ऊपर पानी छिड़का था उसके माथे के ऊपर, जिससे कि 20 मिनट के अंदर अंदर उसका ब्रेन डेड हो गया। उसके बाद उसने 30 मिनट का और इंतजार किया ताकि कायो के जिंदा बचने की सारी पॉसिबिलिटीज़ ही खत्म हो जाए उस फ्रीजर के अंदर। और उसके बाद उसने शायद कायो को सूरज उगने से पहले वापस उसके स्टोर रूम के अंदर डाल दिया होगा। तुम लोग थे सातरो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता और बोलता नहीं यूकी सब कुछ नहीं कर सकता, मुझे यूकी के ऊपर पूरा भरोसा है। तभी सावादा उसको बताता कि तो युकायो का अकेले का किडनैप नहीं हुआ था उस टाइम पे हिरोमी नाम की एक लड़की का आया का भी किडनैप होता और आसपास के शहरों में भी काफ़ी ज़्यादा किडनैप हुए थे और हर तरफ कल्प्रिट जो था वो बहुत ज़्यादा आसानी से मिल गया था। और सारे जो कल्प्रिट हैं वो यही बोल रहे हैं कि उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया। मुझे लगता है कि सारे मर्डर एक ही बंदे ने किए और उसने अलग अलग कल्प्रिट्स को फंसाया। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि आयरी को भी होश आ जाता है हॉस्पिटल के अंदर, तो वो बाहर से चुपके से सुनने लगती है कि सारे पुलिस वाले जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि कैसे सातरो ने अपनी मॉम का मर्डर किया। उसके बाद उसने आयरी को भी फंसाने की कोशिश की। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि शायद आयरी को पता होगा कि सातरो ने अपनी मॉम का मर्डर किया, इसलिए इसने लड़की को भी मारने की कोशिश की। तो हम लोग इतने आयरी के मामा मामी भी उसको यही बता रहे होते हैं कि ये सब कुछ सातरो ने किया होगा, हमें तुम पे पूरा भरोसा है। तो हम लोग इतने आयरी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि कोई भी उसकी बात क्यों नहीं मान रहा। वो बोलते हैं कि मैं कैसे सब लोगों को याद दिलाऊंगी, कैसे सब लोगों को समझाऊंगी कि ये सब कुछ सातरो ने नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सातरो सावादा को आयरी के बारे में बताने लगता है कि कैसे आयरी ने उसकी मदद की और वो आयरी के फ़ोन में आए वो उस मैसेज को भी दिखाता है और बोलता है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि जिस बंदे ने आयरी को मारने की कोशिश की उसने मेरे को फंसाने के लिए सब कुछ किया ताकि इन्वेस्टिगेशन के अंदर मैं दोषी साबित हो जाऊँ। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक प्राइम सस्पेक्ट था, मेरे को तो मेरी मॉम को मारने के केस में ऑलरेडी अंदर किया ही जाने वाला था। तो उसको आयरी को मारने की क्या ज़रूरत थी, आयरी को फंसाने की क्या ज़रूरत थी। मुझे ऐसा लगता है कि आयरी जो थी उसकी ऑलरेडी एक टारगेट थी, क्योंकि मेरी मॉम का मर्डर करने के लिए उसको एक ऐसा टाइम चुनना था जिस टाइम पर मैं घर आने वाला था। तो उसने मेरा शेड्यूल वगैरह चेक किया होगा
होगा, क्योंकि मेरी मॉम ने जब उसको किडनैपिंग करते हुए देखा था उसके एक दिन बाद उसने मेरी मॉम को मारा। शायद एक दिन उसने इस टाइम में लगा होगा, वो मेरी ऑफिस के अंदर गया होगा और उसने मेरे शेड्यूल वगैरह चेक किया होंगे कि कब मैं काम से निकलता हूँ, ताकि वो ठीक टाइम पे उसको मार सके। तभी हम लोग देखते हैं शायद ऐसा हो सकता है कि आयरी ने उसको उस टाइम पे देख लिया होगा और इसीलिए उसने आयरी को मारा होगा। तो सावादा बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे आयरी से जाकर मिलना होगा और उससे पूछना होगा। तब तक तुम 18 साल पहले की रिपोर्ट चेक कर लो मेरे कंप्यूटर के अंदर, जिसमें मैंने उस केस के बारे में रिपोर्ट्स बना रखी हैं। तो हम लोग इतने साथ उस केस के बारे में पढ़ने लगता है, तो उसे पता चलता है कि पुलिस वालों ने एक थ्योरी ये भी बनाई थी कि हो सकता है कि जो यूकी है उसके फादर ने ये मर्डर किया हो, लेकिन यूकी अपने फादर से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, शायद इसीलिए यूकी ने अपने फादर के बारे में कभी किसी को कुछ बताया ही ना हो। और सारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने यही बोला कि वो लोग देखते थे हमेशा यूकी जो था वो कायो के आसपास घूमता रहता था और कायो से काफ़ी ज़्यादा खेलता था और कायो को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करता था। तो हम लोग देखते हैं कि सातोरू जो होता है उसको एक सस्पेक्ट्स की लिस्ट मिलती है, जिसके अंदर सिर्फ यूकी और यूकी के फादर को वो जानता है और बाकी किसी भी लोगों को जानता नहीं है। और ये जो लिस्ट थी ये हिरोमी और आया के मर्डर के बाद में बनाई गई थी कि शायद इन्हीं पाँचों में से किसी एक ने इन तीनों का मर्डर भी किया हो सकता है। तो इसके अंदर लिखा होता है कि शायद हिरोमी का मर्डर इसलिए किया गया क्योंकि वो लड़का था लेकिन वो लड़की की तरह दिखता था, और वो जो यूकी था वो पीडोफाइल था, तो उसको छोटी बच्चियों में इंटरेस्ट था। तो सातोरू समझ जाता है कि ये जो भी बंदा जिसने यूकी को फंसाया है उसने शायद हिरोमी का मर्डर इसीलिए किया है ताकि ऐसा लगे कि वो लड़की थी, लेकिन वो असली तरीके से जानता होगा कि हिरोमी जो वो लड़की नहीं है, और उसने ये फंसाया कि यूकी पीडोफाइल था, तो शायद इसीलिए इसने सारी लड़कियों को मारने की कोशिश की है। तो सातोरू समझ जाता है कि मुझे वो लिस्ट ढूंढनी होगी जिसमें हिरोमी के मारने से पहले किसी बंदे का नाम हो। तो हम लोग कहते हैं वो सिर्फ कायो के केस वाली सस्पेक्ट लिस्ट चेक करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सावादा जो होता है वो आयरी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है, तो वो डायरेक्टली आयरी से मिल नहीं सकता क्योंकि पुलिस वालों की कस्टडी में आयरी। तो वो एक ऐसे रूम ढूंढता है जहाँ पे किसी के भी पेशेंट के बारे में जानकारी नहीं होती, और वो उस रूम के अंदर घुस जाता है जब पुलिस वालों का ध्यान नहीं होता। वो वहाँ पे जाके बोलता है कि क्या तुम कातागिरी आयरी हो, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तो हम लोग देखते हैं वहाँ पे एक बूढ़ी सी औरत की आवाज़ आती है और वो बोलते हैं कि नहीं मैं आयरी नहीं हूँ और ना ही मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सातोरू हो। तो वो समझ जाता है कि ये शायद मुझे जान गई है, और वो बोलता है नहीं मैं सातोरू नहीं हूँ, मैं सावादा हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ। तो हम लोग देखते हैं कि वो आयरी नहीं होती बल्कि आयरी की मॉम होती है, और वो बताती है कि वो यहाँ पे कैसे पहुंची। तो हम लोगों को शुरुआत का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आयरी की मॉम उससे मिलने के लिए आई थी। तो आयरी उसको बताती है कि मॉम मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ सातोरू ने अपनी मॉम को नहीं मारा होगा, वो तो मुझे बचाने के लिए भी आया था जब मैं आग में जलने वाली थी। तो आयरी की मॉम उसको बोलते हैं कि बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम उस पर विश्वास करो, क्योंकि मैं अपने आप पे रिग्रेट कर रही हूँ कि मैंने तुम्हारे फादर पे विश्वास नहीं किया। और इस चक्कर में आयरी की मॉम ने उसकी वहाँ से भागने की मदद की। इसके बाद हम लोग कहते हैं आयरी वहाँ से भाग जाती है और सातोरू के अपने फ़ोन पे फ़ोन करती है जो कि सातोरू के पास होता है। तो सातोरू बोलता है कि मैं इसको टर्न ऑफ करना भूल गया, और वो जैसे ही इस फ़ोन को उठाता है तो आयरी बोलते थैंक गॉड सातोरू तुमने अभी तक फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं किया हुआ, इसी वजह से मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट कर पाई, मुझे तुमसे मिलना होगा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो सातोरू उसको बोलता है हम उसी जगह पे मिलते हैं जहाँ पे हम लोग मिलते थे, और हम लोग कहते हैं सातोरू बता तो देता है उसको हम लोगों को ब्रिज के नीचे मिलना है, लेकिन उसके बाद वो अपने डिसीजन को रिग्रेट करने लगता है कि इस चक्कर में आयरी और भी ज़्यादा फंस जाएगी। मुझे उससे फ़ोन पर ही पूछ लेना चाहिए था कि वो बंदा कौन था जो कि मेरे शेड्यूल के बारे में जानकारी ले रहा था ऑफिस के अंदर। वहीं दूसरी तरफ हम लोग कहते हैं कुछ बच्चे वहाँ पे खेल रहे होते हैं, प्लेन उड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन उनसे उड़ नहीं रहा होता। तो सातोरू उन बच्चों की मदद करने लगता है प्लेन उड़ाने में। तभी कुछ एडल्ट्स वहाँ पे आते हैं और वो सातोरू को देखकर हैरान होने लगते हैं कि ये एडल्ट बंदा बच्चों के साथ क्यों खेल रहा है, कहीं ये इनको किडनैप करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तभी सातोरू समझ जाता है कि कैसे हमेशा यूकी भी परेशान रहता होगा, कैसे सारे लोग हमेशा यूकी को भी इसी नज़र से देखते होंगे। तभी हम लोग आयरी वहाँ पे आती है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है सातोरू को वहाँ पे देख के, और बोलते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने मेरे ऊपर विश्वास किया। तो सातोरू उसको पूछता है कि वो कौन था जो कि मेरा शेड्यूल चेक कर रहा था। तो आयरी उसको बताते हैं कि निशा जोनो नाम का एक बंदा था जो कि आया ज़रूर था, और मुझे ऐसा लगता है कि वो पॉलिटिशियन था, वो हमारे मैनेजर से मिलने के लिए आया हुआ था। तो सातोरू याद करने लगता है कि निशा जोनो नाम का तो कोई भी बंदा नहीं था उस सस्पेक्ट लिस्ट के अंदर, तो आखिरकार ये बंदा है कौन। तो आयरी बोलते शायद इसीलिए उसने मुझे मारने की कोशिश की होगी क्योंकि मैंने उसको देख लिया था। तो सातोरू बोलता है कि मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, पजल फिट क्यों नहीं हो रही, उस बंदे को तो मैं कभी जानता ही नहीं हूँ, कोई पॉलिटिशियन हमें मारने की कोशिश क्यों करेगा। तभी सातोरू बोलता है कि मैं तुम्हें एक कहानी के बारे में बताता हूँ जिसके ऊपर एक मांगा लिख रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेरी कहानी भी उसी जैसी है। वो एक सोल रीपर की कहानी है जहाँ पे एक सोल रीपर एक गलती से एक बच्चे को मार देता है जिसकी मौत अभी तक आई नहीं होती। उसके बाद वो अपनी गलती को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस चक्कर में वो काफ़ी सारे लोगों को और को हर्ट कर देता है, और उसके चक्कर में बहुत सारे लोग हर्ट होते हैं, उनकी जान चली जाती है। मुझे लगता है कि मैं भी उसी के जैसा हूँ। तो आयरी बोलती है तुम अपने आप को सोल रीपर की तरह मान दो, नहीं ये सब कुछ झूठ है, उस सोल रीपर ने किसी को हर्ट नहीं किया और ना ही तुमने किसी को हर्ट किया, तुम बस एक कंक्लूजन पे जंप कर रहे हो। मुझे नहीं लगता ये सब कुछ हो रहा हो, ना ही तुम किसी को हर्ट कर सकते हो। मुझे लगता है कि अभी ये सिर्फ एक वर्क इन द प्रोग्रेस है, तुम स्टोरी के एंड को नहीं देख रहे हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे पर विश्वास करती हूँ। तो सातोरू बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ कि मैं तुमसे मिला। तो हम लोग ये सुनते ही आयरी के गालों पर ब्रश आ जाता है, और सातोरू बोलता है मैं ये सोच रहा था फिर भी मैंने ये जोर से बोल दिया, मैं फालतू में हर बात क्यों बोल देता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि दो पुलिस वाले वहाँ पे आते हैं और सातोरू को बोलते हैं तुम फुजिनोवा सातोरू है ना, हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। उसके बाद वो सातोरू को अरेस्ट कर लेते हैं कि तुम्हें अरेस्ट किया जाता है तुम्हारी मॉम के मर्डर के चक्कर में,
और आयरी को जला के मारने के चक्कर में। तो हम लोग ये थे, आयरी बोलते हैं नहीं सातों ने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे सातों पे पूरा भरोसा है। और वो सातों से बोलते हैं मुझे माफ़ कर दो सातों, शायद ये लोग मेरा पीछा करते हुए यहाँ पे पहुँचे। तो सातों अपने मन में सोचने लगता है कि आयरी ने मुझे विश्वास किया मेरे ऊपर और उसने मुझे विश्वास दिलाया, तो मुझे भी उसको हिम्मत देनी होगी। और वो जाते जाते आयरी से बोलता है कि आयरी मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया। और हम लोग इतने सातों को पुलिस वाले ले जाने लगते हैं। सभी सातों की नज़र पड़ती है एक आदमी के ऊपर जो कि छाता लेके वहाँ पे खड़ा होता है। और सातों उसकी आंखें देखकर समझ जाता है कि शायद यही बंदा वो है जिसने मेरी मॉम को मारा था, क्योंकि यही बंदा वो है जिसको मैंने देखा था। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे फिर से तितली दिखने लगती है और सातों को रिवाइवल हो जाता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, तब तक के लिए